मैं श्रद्धा। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 13 साल का बेटा है और 7 साल की बेटी है। मैं मेरे बच्चों को होम स्कूल कर रही हूँ और ये जो वीडियो है इसमें मैं इस बारे में बात करने वाली हूँ कि मैंने होम स्कूलिंग या अनस्कूलिंग का डिसीजन कैसे लिया, क्यों लिया और ऐसा क्या हुआ मेरी लाइफ में कि मुझे ये डिसीजन लेना ज़रूरी लगा। तो मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ क्योंकि ये एक सवाल कि आपने बच्चों को होम स्कूल क्यों कर रहे हैं या अनस्कूल आपने कैसे किया, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। बहुत सारे पेरेंट्स ये सवाल मुझसे पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और इसमें मैं अपनी पूरी स्टोरी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये डिसीजन हमने लिया। शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ। 2010 में दुबई से मैं और मेरे हस्बैंड इंडिया रिटर्न आए क्योंकि रिसेशन चल रहा था, काफ़ी बुरा रिसेशन था यूएई में उस टाइम पे। और एक तरीके से हमारे लिए अच्छा ही था क्योंकि हम लोग 2010 में रिसेशन की वजह से रिटर्न आए और आने के बाद मेरे हस्बैंड जो कि बहुत ही पैशनेट सिविल इंजीनियर हैं, उन्हें अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करना था। उन्हें अपना खुद का बिजनेस करने का बहुत साल से उनका एक ड्रीम था जो रिसेशन की वजह से एक्चुअली शुरू हुआ। और रिटर्न आने के बाद इंडिया में उन्होंने कहा कि मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी एक कंसल्टेंसी और कंस्ट्रक्शन फर्म एस्टैब्लिश करके उसे बिल्ड करना शुरू किया। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइन से हूँ, मैंने एमटेक किया है, पर मैं सिविल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, इसलिए इनिशियली मैंने उनका बिजनेस ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि मैंने कहीं और जॉब किया। पर उनका बिजनेस ज्वाइन करने का वैसे तो मेरा कोई इरादा इनिशियली था भी नहीं क्योंकि सिविल में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था उस टाइम पे। तो उन्होंने अपना बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया, मैंने जॉब करना शुरू किया। हमारा बेटा तब 1.5 साल का या ऑलमोस्ट 1.5-2 साल का था और उस टाइम पे बहुत ही फास्ट मेरे हस्बैंड का बिजनेस ग्रो हुआ क्योंकि उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, वो काफ़ी पैशनेट भी है, तो उनका बिजनेस बहुत ही जल्दी ग्रो होना शुरू हुआ और उन्हें ज़रूरत थी कि कोई घर का उन्हें सपोर्ट करे डे टू डे ऑपरेशंस में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ज्वाइन कर लो एज अ पार्टनर और डे टू डे ऑपरेशंस देख सकती हो क्योंकि टेक्निकल लाइन से मैं नहीं हूँ, तो या फिर मार्केटिंग कर सकती हो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो मार्केटिंग लाइन से भी नहीं हूँ और सिविल से भी नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगी। इनिशियली मैं कन्विंस नहीं थी, पर उन्होंने कहा नहीं अभी ज़रूरत है तो यू ज्वाइन एट दिस टाइम और हम देखेंगे हाउ इट गोज, विल डिसाइड। तो मैंने मेरे हस्बैंड का बिजनेस ज्वाइन किया जिसका नाम है ई-कंस्ट्रक्ट डिज़ाइन एंड बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड और हम दोनों ने इस कंपनी को बिल्ड करना शुरू किया। 2012 से मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हुई बिजनेस में और जब इस बिज़नेस को बिल्ड करने लगी तो ऑन जॉब मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी सीखी और काफ़ी अच्छे से हमने बिज़नेस को बिल्ड करना शुरू किया और बहुत ही जल्दी। और सारा जो रिक्रूटमेंट का डिपार्टमेंट था, प्लेसमेंट का, रिक्रूटमेंट का, वो मेरे पास था और प्लस HR, एडमिन, मार्केटिंग, अकाउंट्स, ये सारे डिपार्टमेंट्स मैं देखती थी और जो टेक्निकल डिपार्टमेंट था वो संभालते थे। तो इस पूरे प्रोसेस में हमें काफ़ी सारे इंजीनियर्स की ज़रूरत रहती थी जिसमें हम एक्सपीरियंस, इंटरमीडिएट और फ्रेशर लेवल, ऐसे तीनों ही लेवल्स के टीम मेंबर्स को ढूंढते रहते थे। और इसकी वजह से मैंने काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रिक्रूटमेंट ड्राइव्स के लिए जाना शुरू किया और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई जब मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के संपर्क में आई कि जहाँ पे मेरा रोज उनसे कुछ ना कुछ काम रहता था या हम बहुत सारे ड्राइव्स करते थे, काफ़ी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते थे, वर्कशॉप्स करते थे इंजीनियर्स के लिए कॉलेजेस में क्योंकि ट्रेनिंग्स में हमें खास इंटरेस्ट भी था। तो वैसे तो हमारी कंपनी कंसल्टेंसी और कंस्ट्रक्शन फर्म थी, बट हमने और एक डिपार्टमेंट भी खोला था जो कि था कॉर्पोरेट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। वो तब खोला जब हमें ये पता चला कैंपस में जाके कि काफ़ी सारे सिविल इंजीनियर्स के पास रिक्वायर्ड टेक्निकल स्किल नहीं है। जब बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट में मैं इन्वॉल्व हुई तो जनरली मैं एडमिन, HR, मार्केटिंग, अकाउंट्स, ये सारे डिपार्टमेंट देखती थी और मेरे हस्बैंड जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट संभालते थे। और इस प्रोसेस में हमें काफ़ी सारा मैन पावर भी चाहिए होता था जिसमें काफ़ी एक्सपीरियंस लोग, इंटरमीडिएट लेवल के लोग और फ्रेशर्स, ऐसे सारे लेवल्स के लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। और मैंने इसकी वजह से काफ़ी सारे कॉलेजेस में टाई अप किया प्लेसमेंट्स के लिए और प्लेसमेंट ड्राइव्स के लिए।
पूरे इनिशियली बैंगलोर में और बाद में बाहर भी, मतलब पूरे इंडिया में काफ़ी सारे कॉलेजेस से हमने टाई अप किया प्लेसमेंट ड्राइव्स के लिए, और जहाँ पे हम लोग इंटर्नशिप और प्लेसमेंट दोनों देते थे। तो इस तरीके से मेरा कॉलेजेस के साथ कनेक्शन शुरू हुआ कि जहाँ मैं कॉलेजेस के अथॉरिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के टच में डे टू डे मतलब ऑपरेशंस में आने लगी। और हमारे जो प्लेसमेंट ड्राइव्स होते थे जनरली वो पूल कैंपस ड्राइव्स होते थे, जिसमें कम से कम 300, 500 या 800, 1000 लोग भी आते थे, क्योंकि हम हमेशा पूल ड्राइव करना पसंद करते थे। और कैंपसेस में जाके मुझे हम लोगों को ये पता चला कि टेक्निकल स्किल्स स्टूडेंट्स के पास नहीं है। पर प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं है कि इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद उन्हें उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कौन से स्किल सेट्स होने चाहिए जो आपको आने चाहिए, या फिर किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए किस टाइप का माइंडसेट, एटीट्यूड होना चाहिए। स्टूडेंट्स को इन बातों की जानकारी बिल्कुल नहीं है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनके पास बहुत अच्छे मार्क्स हैं। सो मार्क्स का प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी क्लैरिटी नहीं है कि मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद मुझे किस डिपार्टमेंट में काम करना है, कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, किस डिपार्टमेंट के लिए कौन से स्किल सेट्स की ज़रूरत पड़ती है, कौन से एटीट्यूड की ज़रूरत होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, एक जॉब में सर्वाइव करने के लिए कौन से वो कॉर्पोरेट स्किल्स या कौन से वो सॉफ्ट स्किल्स हैं जो होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स में टेक्निकल स्किल्स की कमी तो है ही, पर सॉफ्ट स्किल्स की भी कमी है, और काफ़ी सारे बाकी के भी इश्यूज हैं कि जो स्टूडेंट्स को पता भी नहीं है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनका ग्रेजुएशन होने के बाद भी दे आर स्ट्रगलिंग कि अभी आगे क्या करना है। और अपार्ट फ्रॉम दिस में हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि इतने सारे कॉलेजेस में स्टूडेंट्स डंके की चोट पे बोल देते कि वी आर फ्रेशर्स, सो हमें नहीं पता। तो दिस वॉज द मोमेंट विच मेड मी टू फील कि फ्रेशर्स ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल ईयर तक काफ़ी मतलब क्रीम स्टूडेंट्स हैं, जो दोज हु आर ऑलरेडी गुड, क्योंकि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है, उनके पास एक खुद से नॉलेज है कि अभी क्या करना चाहिए, पर उस लेवल के पर वो नंबर्स काफ़ी कम है। दूसरा जो नंबर्स है जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन है, अपनी लाइन जो सिलेक्ट की है वो करेक्ट है कि नहीं, कभी कभी ये भी क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट्स को आता है। तो ये सारे कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के देखने के बाद मेरे को समझ में आया कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जबकि टाइम तो काफ़ी जा रहा है। तो पहला रीज़न जिसकी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया वो यही था कि मुझे लगा कि एक बच्चों में क्लैरिटी या जिस टाइप के स्किल्स होने चाहिए वो इन स्पाइट ऑफ इन्वेस्टिंग टाइम नहीं आ रहा है। सो पहला रीज़न मैं कह सकती हूँ कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जो रेगुलर एजुकेशन सिस्टम है। और मतलब आप ही सोचिए, पहले हम प्ले ग्रुप में डालते हैं, फिर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये एक पड़ाव है, फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड दूसरा पड़ाव है, फिर 11th 12th तीसरा पड़ाव, और उसके बाद आती है डिग्री 3 या 4 साल की। और फिर स्टूडेंट्स को बाहर आके पता चलता है अरे हम तो फ्रेशर हैं, हमें पता नहीं इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन क्या है। फिर वो जाके कुछ कोर्सेज करते हैं किसी और प्राइवेट कंपनी से, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, ताकि उन्हें कहीं जॉब मिल जाए। और कुछ लोग फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं एंड सो ऑन। तो ओवरऑल जब मैं कैंपसेस में जाके सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट से मिली, और वो भी पूरे इंडिया के कॉलेजेस में हम लोग जब जाते थे प्लेसमेंट ड्राइव के लिए, तो पहली बात मेरी समझ में आई कि ये प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। स्टूडेंट्स को टेक्निकल स्किल्स की कमी तो है ही, पर सॉफ्ट स्किल्स की कमी भी है, क्लैरिटी की भी कमी है। सो ये एक पहला स्ट्रॉन्ग रीज़न था मेरी लाइफ में कि जब मेरे को लगा कि यार ये तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और क्या सच में इतना टाइम लग सकता है। तो इसी दौरान एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि मेरा बेटा टीवी देख रहा था, और उसने देखा कि एक मदर शार्क अपने बच्चे को मतलब एक मदर शार्क अपने बेबी शार्क को जन्म देती है और चली जाती है, और उसके बाद बेबी अपने आप अकेला है। सो उस दिन जब मैंने वो एक पर्टिकुलर देखा, जब मैंने वो डॉक्यूमेंट्री जब मैंने देखी, तो कुछ स्ट्राइक किया मेरे अंदर, कुछ मतलब एकदम इस वाले वीडियो ने मुझे एकदम हिला के रख दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि नेचर ने सब कुछ कितना आसान करके रखा हुआ है। नेचर ने ही वो इंस्टिंक्ट दिया है कि किस तरीके से आप अपने आप को संभाल सको या कुछ भी कर सको। और मदर शार्क तो बर्थ दे के चली जाती है, उसके बाद बेबी शार्क इज ऑन इट्स ओन, और वो इट टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ, एंड दैट्स हाउ द इकोसिस्टम वर्क्स इन द नेचर। तो एक सवाल उस दिन मेरे दिमाग में आया कि अगर एनिमल्स के केस में इतनी जल्दी उनके बेबीज अगर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और जिनके पास सबसे ज़्यादा
रिसोर्सेस है, इंटेलिजेंस मैक्सिमम है, तो हमारे केस में हमारे बच्चों को एक बेसिक करियर बनाने के लिए इतना टाइम क्यों लग जाता है, जो कि 20 साल से भी ज्यादा है कई केसेस में। और उसके बाद और एक चीज हुई, मैंने काफी सारे कॉलेजेस के प्लेसमेंट ड्राइव्स में एक ही सवाल पूछा, जो था कि आप करियर क्यों बनाना चाहते हैं। सारे जवाब आए, पर मोस्टली जो जवाब थे वो यही थे कि पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि हम जॉब चाहते हैं। ये सबसे ऑब्वियस आंसर आता था। दूसरा आता था पैसा कमाएंगे तो घर लेंगे, गाड़ी लेंगे। एक ड्राइव में एक लड़के ने इतना तक कह दिया कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा, अच्छी पोजीशन पे नहीं जाऊंगा, अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, कि कोई बाप मुझे अपनी बेटी नहीं देगा। तो इस टाइप के आंसर्स आते थे कि करियर क्यों बनाना है। मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि 2 टाइम का रोटी कमाना, इज इट दैट बिग डील बीइंग ह्यूमन बीइंग्स? क्योंकि अगर एनिमल्स ये चीज कर सकते हैं तो हम तो बहुत इंटेलिजेंट स्पीशीज है। इस चीज के लिए इतना ज्यादा समय लगता है। पेरेंट्स को 20 इयर्स प्लस अपने बच्चों को सपोर्ट करना पड़ता है, सिर्फ उनको अपने पैर पे खड़े करने के लिए। और पैर पे खड़े करने का मतलब क्या है कि वो अपनी 2 टाइम की रोटी कमाए और अपनी फैमिली की टेक केयर करे। अब फैमिली में कौन कौन आता है? खुद जो है, उनके बच्चे, उनके एक लाइफ पार्टनर, 1 या 2 बच्चे और पेरेंट्स, इतनी ही फैमिली है। तब मेरे को ऐसा एक सवाल आया मेरे दिमाग में कि क्या ये छोटी सोच नहीं है कि हमारे बच्चों को बस अपनी फैमिली की टेक केयर करनी है? इंस्टेड ऑफ दैट, अगर बहुत ही यंग एज से हम उनके दिलो दिमाग में डाल दें कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज, सो टेकिंग केयर ऑफ ओनली योर फैमिली कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अपने सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम फैमिली, और आपको अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ करना चाहिए, ह्यूमन काइंड के लिए कुछ करना चाहिए, प्लैनेट के लिए कुछ करना चाहिए। जस्ट इमेजिन अगर हम ये सारी चीजें हमारे एजुकेशन सिस्टम में उतने ही इंपॉर्टेंस के साथ डाल दें जितना हम इंपॉर्टेंस साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी को देते हैं, तो लाइफ जो हमारे यूथ्स की जो लाइफ है वो बिल्कुल अलग डायरेक्शन में होगी। ये एक रीजन था कि मैंने ये होम स्कूलिंग या अनस्कूलिंग का डिसीजन लिया। अब अगला रीजन ये था कि मैंने देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत स्ट्रेस रहता है और मैक्सिमम स्ट्रेस बच्चों की पढ़ाई का रहता है। मेन ये एक रीजन हर पेरेंट्स की लाइफ में होता है कि बच्चों की पढ़ाई इज अ बिग स्ट्रेस। और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड के जो प्रोजेक्ट्स टीचर्स देते हैं, काफी सारे स्कूल्स में प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं और मदर्स बैठ के प्रोजेक्ट्स करती है। किसी केस में मैंने देखा मदर्स बैठ के होमवर्क करती है। तो तब मेरे को लगा कि क्या ये सही है कि मदर्स या फादर्स को इतना ज्यादा स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है? और ये स्ट्रेस सिर्फ पढ़ाई का नहीं होता, पर ये चिंताएं काफी दूसरी टाइप की भी होती है, जिसमें कॉन्स्टेंटली हमारे बच्चों को पड़ोसी के बच्चों से कंपेयर किया जाता है, या फिर उन्हें सोसाइटी में किसी से भी कांस्टेंट कंपैरिजन। और इस कंपैरिजन की वजह से आधे से ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों में वो स्ट्रेस डाल देते हैं। मतलब पहले खुद स्ट्रेसफुल होते हैं और इस प्रेशर की वजह से वो स्ट्रेस बच्चों में भी जाता है। ये चीज को मैंने ऑब्जर्व किया और ये एक रीजन की वजह से फिर मैंने डिसीजन लिया कि यस, नाउ आई नीड टू लुक फॉर अ अल्टरनेटिव मेथड। अब अगली चीज ये थी कि पहला तो था कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, स्ट्रेसफुल प्रोसेस है, पर फिर मैं काफी सारे कॉलेजेस में जब जाती थी प्लेसमेंट ड्राइव्स के लिए, तब मैंने एक चीज नोटिस किया कि इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है। पेरेंट्स ये 16 साल का स्कूलिंग, उसके बाद एजुकेशन पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मोस्टली पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए, नो मैटर व्हाट। पेरेंट्स का फर्स्ट प्रायोरिटी इंग्लिश मीडियम स्कूल में रहता है। फिर भी आप देखेंगे कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में इंग्लिश नहीं आता है। ग्रेजुएट्स भी ऐसे होते हैं जिनको एक क्लाइंट को मेल लिखने की भी प्रॉब्लम होती है, वो एक क्लाइंट को मेल नहीं लिख सकते, या राइटिंग स्किल, बिजनेस राइटिंग स्किल अच्छा नहीं होता, या बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल जो एक्चुअली वर्क प्लेस में लगता है वो उतना अप टू द मार्क नहीं होता। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पेरेंट्स इंग्लिश मीडियम स्कूल में 16-16 साल उनको भेजते हैं, उसके बाद सारी एजुकेशन इंग्लिश में होती है, फिर भी उनकी बेसिक स्किल्स मिसिंग होती है। तो जिस तरीके से हम इस पूरे सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं पेरेंट्स से, एक बच्चे के पीछे एक साल में जितना पैसा खर्च होता है और टोटल एट द एंड ऑफ द ग्रेजुएशन जब उसे जॉब लगता है हम जितनी इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं, उसके कंपैरिजन में जब मैंने देखा कि व्हाट इज द आउटपुट, बच्चे का शायद करियर अच्छा बन गया होगा, पर इस पूरी प्रोसेस में जो रिपीटेटिव टास्क होता है, सब कुछ रिपीटेटिव है, मतलब फिक्स सिलेबस है, फिक्स्ड एग्जाम पैटर्न है, फिक्स्ड उनका रूटीन या टाइम टेबल है, और इसकी वजह से उन्हें कुछ फ्री टाइम नहीं मिल रहा है, उनकी क्रिएटिविटी मर रही है, और काफी सारे बच्चों को फेल होना अलाउड नहीं है। हमारा रेगुलर एजुकेशन सिस्टम में
फेल होना बहुत खराब माना गया है। पर अगर आप नेचर में देखेंगे, जब हम चलना सीखते हैं हम कई बार गिरते हैं, गिर के उठते हैं और सीखते हैं। सो फेलिंग को बहुत ही नेगेटिव तरीके से देखा गया है, और जो फेल होता है बच्चा उसे हमेशा एक अलग नजरिए से देख के अलग कैटेगरी में डाला जाता है। जो बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में उन्हें अलग कैटेगरी में डाला जाता है। तो इसमें भी एक सवाल मेरे दिल में उठ रहा था कि क्या फेल होना हमेशा गलत होता है, क्योंकि क्या हम फेल होकर सीखते हैं? तो फेलियर का जो डर पैदा होता है हमारे रेगुलर एजुकेशन सिस्टम में, इसकी वजह से वो लर्निंग को हैम्पर करता है। काफी सारे स्टूडेंट्स लर्निंग को, कुछ नई चीज ट्राई करने के लिए डरते हैं क्योंकि उन्हें फेलियर का डर है। और ये चीज मैंने खुद ऑब्जर्व की जब कैंपस में मैंने स्टूडेंट्स के साथ बहुत बार टाइम स्पेंड किया। तो ये सारे ग्रेजुएट्स लोग हैं, पर उस लेवल पे आते आते 20 साल तक उस सिस्टम में जाते जाते ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली मैंने ऑल ओवर इंडिया के काफ़ी सारे कॉलेजेस में कॉमन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया। और इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि ये सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ही नहीं है, स्ट्रेसफुल प्रोसेस ही नहीं है, पर जो इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी जा रहा है उसके कंपैरिजन में जो रिटर्न्स आ रहे हैं बच्चों के इन टर्म्स ऑफ लिविंग देयर लाइफ, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द करियर एंड अदर थिंग्स, इट इज नॉट वर्थ इट। मेरे को रियलाइज हुआ कि दिस इज डेफिनेटली नॉट वर्थ इट। और उसके बाद में एक दिन ये डिसीजन मेनली आया जब मैं उड़ीसा में एक बहुत ही बड़े ड्राइव का पार्ट थी, जिसमें 5000 प्लस स्टूडेंट्स आए थे और सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के प्लेसमेंट ड्राइव्स थे। सिविल का भी था, सिर्फ सिविल के लिए ही ऑल ओवर इंडिया से 1000 प्लस कैंडिडेट्स आए हुए थे। और मैंने देखा कि इतना कंफ्यूजन, इतना अंडर कॉन्फिडेंस, और हम एक बेसिक क्वेश्चन पूछते थे सेल्फ इंट्रोडक्शन, तो पूरे इंडिया में सेल्फ इंट्रोडक्शन का जवाब एक ही आता है, स्टूडेंट्स आर एबल टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स ओनली विथ कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से कॉलेज से पास हुए, कितना परसेंटेज आया, हॉबी क्या है और फैमिली बैकग्राउंड। दिस इज द ओनली थिंग जो सेल्फ इंट्रोडक्शन का आंसर आता था पूरे इंडिया में, जहां पे भी हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा। फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उनसे कहा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में अपने मार्क्स मत बताइए, कॉलेज नेम मत बताइए, परसेंटेज मत बताइए, क्योंकि ये सब आपके रिज्यूम में हम देख चुके हैं। जस्ट टॉक टू अस एंड गिव इंट्रोडक्शन कि आप एज अ पर्सन हु आर यू, आप कौन हैं, आपके बारे में बताइए। तो हमने देखा कि काफी सारे स्टूडेंट्स सेल्फ इंट्रोडक्शन देने में काफी हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उनको अगर ये सारी चीजें ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिकली यही स्क्रिप्ट आ रही थी। तो तब पता चला कि इस पूरे रिपीटेटिव प्रोसेस में हमारे बच्चे ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमें क्या चाहिए, हमें क्या अच्छा लगता है, या आई वुड से इवन लाइफ जीना भूल जाते हैं। मैं कई बार ये एग्जांपल हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को भी देती रहती हूँ कि बाय द टाइम आप लोग इंजीनियरिंग से बाहर आते हो, इट इज़ लाइक गन्ने की जो मशीन में गन्ना डालते बाहर निकालते, गन्ना डालते बाहर निकालते, और उसके बाद में उसका जो रह जाता है रेसिड्यू, जिसमें कोई रस नहीं होता है। तो आपका जिंदगी वैसा हो जाता है, क्योंकि आपको नई चीज सीखने में इंटरेस्ट भी लूज होने लगता है। इतने एग्जाम्स देने के बाद खुद से कुछ करने की जो इच्छा है वो कहीं ना कहीं मैंने ऑब्जर्व किया कि कम होने लगती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ हर किसी में होता है, पर हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि मैक्सिमम लोगों में ये हो जाता है। तो इस वजह से ये भी एक रीज़न था कि मैंने मेरे बेटे को होम स्कूल करने के बारे में सोचा। और उड़ीसा के उस प्लेसमेंट ड्राइव में मेरे को रियलाइज हुआ, मैंने विजुअलाइज किया कि इन इतने सारे हजार बच्चों के पेरेंट्स को विजुअलाइज किया कि इन पेरेंट्स ने उस सिस्टम को ट्रस्ट करके उस सिस्टम में से इन बच्चों को बाहर निकाला है, जिसमें वो 16 ईयर्स एजुकेशन, 3 ईयर्स 4 ईयर्स ग्रेजुएशन किया। और जब वो बाहर निकले तो अभी वो डंके की चोट पे फ्रेशर्स बोल रहे हैं, और ना ही नॉट ओनली टेक्निकल स्किल बट लाइफ स्किल भी मिसिंग है, और प्लस कुछ नया क्रिएटिव करने की जो इच्छा या जो उनके अंदर का रियल हुनर है वो भी कहीं ना कहीं निकल गया है। तो ये सारा देख के उस एक ड्राइव में मैंने ये डिसीजन फर्मली लिया कि नाउ आई विल अनस्कूल माय सन। उस टाइम पे मेरा बेटा 4th स्टैंडर्ड में था, और 4th स्टैंडर्ड के बाद मैंने मेरे बेटे को अनस्कूल किया। और उसके बाद की जर्नी बिल्कुल अलग थी, वो मैं अगले वीडियो के लिए रखने वाली हूँ। पर वो जर्नी एकदम अलग थी। अनस्कूल करने के बाद काफ़ी कुछ हुआ, अप्स एंड डाउन्स आए, और वो भी जर्नी काफ़ी अच्छी थी, पर वो मैं मेरे अगले वीडियो में उसके बारे में बात करूंगी। सो इस वीडियो को अगर मैं समराइज करूं, और अगर जो बहुत सारे लोग मेरे को सवाल पूछते हैं कि आपने अपने बेटे को अनस्कूल क्यों किया, तो उसके मेन रीजंस को समराइज मैं यूँ कर सकती हूँ कि पहली चीज़ ये है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और हमारे टेक्निकल ट्रेनिंग्स में जो हम हमारी कंपनी में इंजीनियर्स को देते हैं, सिर्फ 6 महीने में या 12 महीने में हमारे इंजीनियर्स रेडी हो जाते हैं इंडस्ट्री के लिए। तो 4 साल की इंजीनियरिंग में वो जितना
नहीं सीखते, हम सिर्फ 6 महीने में ऑन जॉब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे उन्हें सिखा देते हैं। और इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि बच्चों को सिर्फ कमाई करने के लिए 4-4 साल का इंजीनियरिंग या 4-4 साल किसी एक चीज पे काम करने की, बुकिश चीजों पे काम करने की जरूरत नहीं है। हम कोई भी स्किल सीख सकते हैं ऑन जॉब, किसी भी ऑन जॉब इंटर्नशिप में, ऑन जॉब वर्किंग एनवायरनमेंट में आप किसी भी स्किल को अपने बच्चों को 6 महीने, 1 साल, 2 साल में मैक्स सिखा सकते हैं। और आज के कंप्यूटर्स के युग में काफ़ी सारी चीज़ें घर पे बैठे बैठे, हमारे बच्चे सारे बहुत इंटेलिजेंट है ऑलरेडी। अगर आप देखेंगे हमारी जनरेशन से अगर आप हमारे बच्चों को कंपेयर करें तो बच्चे नेचुरली बहुत काफ़ी मतलब समझते हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट है, और उस टाइम के उन्हें प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है ऑनलाइन ज़माने में। तो मुझे लगता है कि इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस का ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने अपने वर्क प्लेस में अपने बिजनेस बिल्ड करते वक्त रियलाइज़ किया। तो दैट वाज द फर्स्ट रीज़न कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसकी इतना टाइम डालने का ज़रूरत नहीं है। सोचिए अगर यही टाइम हम हमारे बच्चे को फ्री दे तो उस फ्री टाइम में वो अपनी क्रिएटिविटी कितनी यूज कर सकते हैं, कितना कुछ लाइफ जी सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं स्ट्रेसफुल जिंदगी जीने की बजाय। तो ये हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन ये था कि ये काफी स्ट्रेसफुल प्रोसेस पेरेंट्स के लिए भी है, बच्चों के लिए तो है ही, पर पेरेंट्स आधे से ज्यादा टाइम अपने लाइफ के ऊपर कंसंट्रेट करना छोड़ के बच्चों के पढ़ाई और बच्चों की बेसिक अर्निंग, बच्चों का बेसिक करियर, इसी में एज अ पेरेंट हमारा आधा जिंदगी निकल जाएगा। तो ये सेकेंड रीजन था कि पेरेंट्स के लिए इतना स्ट्रेसफुल करने का तो जरूरत ही नहीं है। बच्चे अपना रास्ता खुद बना लेंगे, इसका मुझे विश्वास है। बस हमें उन्हें करेक्ट एनवायरनमेंट देने की जरूरत है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक प्लेटफॉर्म और एनवायरनमेंट और फ्री हैंड देंगे, बच्चे को फ्री टाइम देंगे, तो बच्चा अपना रास्ता खुद बनाने के लिए बिल्कुल काबिल है। और इसका एग्जाम्पल मैंने शार्क का दिया था कि नेचर में ही सब कुछ है और बच्चे डेफिनेटली अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। एज अ पेरेंट हम सिर्फ उनकी ग्रोथ को फैसिलिटेट कर सकते हैं, और मुझे लगता है वही करना चाहिए। और तीसरा रीजन ये था कि जो इन्वेस्टमेंट है, द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे रेगुलर एजुकेशन सिस्टम में जा रही है, इट इज डेफिनेटली नॉट वर्थ इट। इतना इन्वेस्टमेंट करके जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो वर्थ इट लगता ही नहीं है। मैं कभी कभी सोचती हूँ मतलब कि अगर इतने पैसे अगर पर ईयर 1-1 लाख हम साइड में डाल देंगे 20-20 ईयर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स में या किसी सही जगह पे हम 1-1.5 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट भी कर देंगे, तो 20 साल के बाद बच्चा वैसे ही उस जमा पूंजी से अपना कोई बिजनेस खोल लेगा या अपना कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। पर एजुकेशन में इतना पैसा डालने के बाद जो आउटपुट आ रहा है वो डेफिनेटली वर्थ इट तो नहीं लगता। और मैं ये डे टू डे लाइफ में इतने सारे कॉलेजेस में विजिट करके देखती रहती हूँ, स्टूडेंट्स में, यंगस्टर्स में, मैंने बहुत बार देखा है। और मुझे लगता है कि सिर्फ करियर ओरिएंटेशन करके कुछ नहीं होगा, लाइफ स्किल मिसिंग है तो करियर का क्या फायदा। और अगला जो रीजन है ऑफ कोर्स कि हमारे सिस्टम में फेल होना अलाउड नहीं है। दूसरी चीज, हमारे सिस्टम में चाइल्ड सेंट्रिक और फैमिली सेंट्रिक एजुकेशन नहीं है, क्योंकि हर बच्चा अलग है। एक बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो दूसरा इंग्लिश में अच्छा है, या एक बच्चे का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है तो दूसरे का म्यूजिक में हो सकता है। तो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैथ्स नहीं सिखाना चाहिए जिसको नहीं सीखना है, पर मैथ्स कितना लगता है डे टू डे लाइफ में उतना हम सिखा सकते हैं, दैट इज इनफ। अगर किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो जितना डे टू डे लाइफ में लगेगा उतना तो सिखा ही सकते हैं, और हमारे बच्चों को एक फ्रीडम दे सकते हैं कि उन्हें जिस चीज में करियर बनाना है, जिस चीज को सीखना है, खुद चूज करें। और पांचवी चीज जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व की है कि जो बच्चे, जो यूथ्स है, जो यंगस्टर्स है, जो टीनेजर्स हैं, वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बताओ कि व्हाट इज टू बी डन नेक्स्ट। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा एजुकेशन, रेगुलर एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि ऑलवेज दे आर टोल्ड व्हाट इज टू बी डन, फिक्स सिलेबस, फिक्स टाइम टेबल, फिक्स एग्जाम पैटर्न, फिक्स स्टडिंग पैटर्न। ये सारा फिक्स होने की वजह से दे आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग इंस्ट्रक्शंस कि हमें बताओ कि हमें क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट। सो खुद का जो एक विकसित होना चाहिए माइंडसेट की, सुबह बच्चा उठे या सुबह एक टीनेजर उठे तो उसे पता होना चाहिए कि व्हाट आई वांट टू डू नाउ, हाउ आई एम गोइंग टू स्पेंड माय डे, व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट। सो वो प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए, खुद के डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे फ्रेशर्स जॉब में आने के बाद भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बेसिक चीजें भी बताई जाए, हर चीज बतानी पड़ती है कि कैसे कपड़े पहन के ऑफिस में आना है, कैसे उठना बैठना है, कि किस तरीके से लोगों के साथ डील करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे मैनेज करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, प्रायोरिटीज कैसे सेट करनी है। ये सारी बेसिक चीजें हैं जो एक्चुअली हमें एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग रखनी चाहिए
पर ये तभी आएगा जब थोड़ा फ्री टाइम बच्चों के पास होगा। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से मैंने मेरे बेटे को अनस्कूल करने का डिसीजन लिया। मैं अपने डिसीजन को लेने के बाद काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हुए, काफ़ी कुछ हुआ, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। पर ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से मैंने मेरे बेटे को अनस्कूल किया और मैं इस डिसीजन से काफ़ी खुश हूँ। और अगर आप पेरेंट हैं और अगर आप इन सारी सिचुएशन से गुजर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कोई सपोर्ट आपके बच्चे को होम स्कूल करने के लिए, अगर आप चाह रहे हैं कि होम स्कूलिंग करना है पर कैसे करें, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर्स के ऊपर या हमारी वेबसाइट के ऊपर। आप जूम मीटिंग बुक कर सकते हैं हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं किसी पेरेंट को इस मैटर में कुछ भी हेल्प कर सकूं, या अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स के पास पहुंचाइए जो सिमिलर सिचुएशंस में से गुजर रहे हैं और जो अपने बच्चों को होम स्कूल या अनस्कूल करना चाहते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमारी वेबसाइट के ऊपर भी दी गई है। सो इस वीडियो में इतना ही। मेरे अगले वीडियो में मैं बात करूंगी कि अनस्कूल करने के बाद आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी लाइफ कैसी होने वाली है। स्पेशली अगर आप रेगुलर स्कूलिंग मेथड से सडनली अनस्कूलिंग में आओगे तो आपका रूटीन, आपका लाइफ कैसा होगा, आप कैसे सोचेंगे और क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करेंगे। सो इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।